Hello everyone, this is Vaibhav here and I am here to start a series in which we are dealing with some advanced problems in physics, and today is the first video of that series, and I am here with a very nicely designed and very exciting question which is based on 3D rotation. So let us check what the question says. So here we have a right circular cone of height h is glued on a hemisphere of radius r. Both are made from same material of uniform density. The object is rolled on the horizontal surface such that the speed of the center of the hemisphere is v. So this is your center of hemisphere and its velocity is given as v. Then we have to choose a correct statement among these four. So basically आप ऐसा समझ सकते हो, आपके पास एक कोन है, सॉलिड कोन, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर ग्लू करके रखे हैं। और इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखो तो बोला जा रहा है कि दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं और इसके सेंटर की स्पीड अंदर की तरफ। अच्छा, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में बोला जा रहा है द टाइम पीरियड ऑफ द टॉप अबाउट द एक्सिस। टाइम पीरियड ऑफ द टॉप अबाउट द एक्सिस, दो एक्सिस के बारे में बोला जा रहा है, एक एक्सिस ऑफ द कोन के अबाउट और एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट। ये दो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, दो एक्सिस के अबाउट आपको टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन देख। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन देखना है तो एक तरह से आप बोल सकते हो दोनों के अबाउट हमें ओमेगा निकालना है। अगर ओमेगा मिल जाता है तो काम हो जाने वाला है। सो द सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन वी आर डीलिंग विद द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, so and the last option is for angular velocity. So let us check all these options one by one. So सबसे पहले अपन आते हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक्स, सबसे पहले कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिक कुछ ऐसा है, मान लो आपके पास एक सॉलिड डिस्क है और इस डिस्क पे तो आप एक इस सेंस पे घुमा रहे हो, इस सेंस पे घुमा रहे हो। तो अगर इस सेंस पे घुमा रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर ये ऐसा घूम रहा है तो उसके एक्सिस के अलोंग इसका नेट एंगुलर वेलोसिटी लाई करना चाहिए। तो इस डायरेक्शन पे अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ ओमेगा मेरा इस डायरेक्शन पे लाएगा। तो यहाँ से समझने वाली बात ये है कि अगर कोई भी बॉडी प्योर रोटेशन पर है, कोई भी बॉडी प्योर रोटेशन पर है, तो आप बोल सकते हो कि ओमेगा उसका हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होने वाला है। ओमेगा जो है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही रहने वाला है। अच्छा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बेसिक बात है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं यहाँ पर इसी तरह इस कोन को ड्रॉ करूँ, अगर इसी तरह यहाँ पर अपन इस कोन को ड्रॉ करें तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि कुछ इस तरह से ऐसा कोन ड्रॉ किया और ये हो गया उसका एक एक्सिस और ये हो गया दूसरा एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये जो नीचे के पॉइंट्स है ना, ये जो नीचे के पॉइंट्स हैं, इनकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है, बिकॉज यहाँ पर जो मोशन है वो प्योर रोलिंग सा हो रहा है। और अगर ये रोलिंग मोशन चल रहा है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो सरफेस है जिस पे ये प्योर रोल हो रहा है, वो अगर रेस्ट पे है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी अपना रेस्ट पे हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इस पॉइंट के जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पर वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, अगर इन सब पर वेलोसिटी जीरो है तो क्यों ना अपन इन सब पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दें और इस लाइन को हम एक नाम दे दें और इस नाम को हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप जानते होंगे इसके बारे में, बिकॉज यहाँ पर हमें सारे पॉइंट्स रेस्ट पे दिख रहे हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो ये हमारा इस सवाल के लिए होने वाला इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, तो ये पॉइंट्स रेस्ट पे कैसे हो सकते हैं? अगर ये पॉइंट रेस्ट पे हो सकते हैं बिकॉज ये कोन है और कोन दो तरह के मोशन कर रहा है। एक तो ये अपना ही ऐसा घूम रहा है, अपना ही ऐसा घूम रहा है। ऐसा घूमने का मतलब है कि ये जो कोन है ना, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये नीचे की तरफ स्लाइड, अगर दो तरह का मोशन है, एक ये बिना मान लो स्लाइड हुए ऐसा घूम रहा है
और एक अपने एक्सिस के अबाउट ही ऐसा घूम रहा है। तो दो तरह के मोशन है। अगर ये मान लो बस स्लाइड करता, बस इसके साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं होता, मतलब ये पॉइंट जो टॉप पे वो हमेशा टॉप पे, जो नीचे वो हमेशा नीचे, तो वो एक तरह का ऐसा मोशन कर सकता था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टॉप पे है वो बॉटम पे भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रहा है। तो एक तो ये है आपका, जिसको आप प्रिसीजन वाला एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे, और एक स्पिन कर रहा है ये कुछ इस तरह। तो एक स्पिन एंगुलर वेलोसिटी भी होने वाली। अभी इसका डायरेक्शन मुझे नहीं पता, बट हाँ इस सेंस में स्पिन हो रहा है, इस सेंस पे ओमेगा प्रिसीजन रखा है। अच्छा, तो अगर आप देखो तो क्या ये ओमेगा स्पिन ऐसा ही लिखना चाहिए? हाँ बिल्कुल लिखना चाहिए, बिकॉज प्रिसीजन की वजह से वेलोसिटी अंदर की तरफ, तो स्पिन की वजह वेलोसिटी बाहर की तरफ आनी चाहिए, तभी ये पॉइंट रेस्ट पर हो सकते हैं इंस्टेंटेनियस। तो ठीक है, तो ओमेगा स्पिन आपका अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि वेलोसिटी बाहर की तरफ बने और इसकी नेट वेलोसिटी जीरो हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ऐसा है तो मैं इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ। जो हमारा एक्सिस ऑफ कोन है उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, और फिलहाल के लिए इस एंगल को मैं थीटा मानता हूँ, इस एंगल को थीटा मान। ठीक है, तो ये एंगल मेरा थीटा हो गया, तो ये एंगल को भी मैं थीटा बोल सकता हूँ। अच्छा, अगर स्पिन ऐसा हो रहा है तो स्पिन एंगुलर वेलोसिटी ऐसा आ जाएगा, ऐसा है ना, तो ये थंब इस तरफ डायरेक्ट करेगा, और प्रिसीजन वाली एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, दो तरह की एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये बना हुआ। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें पता होता है कि इसके अबाउट अगर कोई बॉडी प्योर रोल भी कर रहा है, अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन पे भी है, तो आई ए ओ आर के अबाउट वो बॉडी आपको प्योर रोटेशन पे दिखता है, वो बॉडी आपको प्योर रोटेशन पे दिखता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक्सिस है जिसके अबाउट आपको प्योर रोलिंग करता हुआ बॉडी भी प्योर रोटेशन की तरह दिखे। ठीक है, जिसके अबाउट वो प्योर रोटेशन सा मोशन कर रहा है, सेम तरह की वेलोसिटी हर सारे पॉइंट्स की आ रही है जो रोलिंग पे आ रही है। ठीक है, तो अगर ये एक्सिस के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन करता हुआ दिख रहा है, तो क्या ओमेगा नेट, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन करता है उस एक्सिस के अबाउट ओमेगा नेट होता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर नेट ओमेगा, अपन नेट के बारे में बात करें तो ओमेगा नेट जो है वो आपका इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो मैं इस ओमेगा के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ। उनमें से पहला कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे जाता हुआ और दूसरा कंपोनेंट ऐसा कुछ नीचे आता है। ओमेगा एस के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ओमेगा एस कॉस थीटा बनता है और ये ओमेगा एस साइन थीटा बनता है। ठीक है, तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंग नेट ओमेगा चाहिए, तो ये वाला तो ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंग है और ये दोनों उसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाले जो कंपोनेंट है वो कैंसिल कर जाने चाहिए, अदरवाइज आपका जो नेट ओमेगा है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं लाएगा। मतलब हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि इस मोशन पे जो ओमेगा एस है और ओमेगा पी है, तो उनके बीच में एक रिलेशन लिख सकते हैं कि ओमेगा पी और ओमेगा एस साइन थीटा आपस में इक्वल होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज ये दोनों कैंसिल कर जाने चाहिए। और अगर ये इक्वल है, और अगर ये इक्वल है तो चलो इस ट्रायंगल पे अपन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आप यहाँ से देखोगे ये वाला हाइट h गिवन है और ये वाला पार्ट आपको r गिवन है। सो अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा लिखूं तो मैं बहुत इजीली लिख सकता हूँ r बाय एच। सो r बाय 3√3r, तो मतलब 1/√3। तो ठीक है, हम थीटा की वैल्यू यहाँ से π/6 बोल सकते हैं। सो अगर थीटा π/6 आ रहा है, अगर थीटा π/6 आ रहा है, तो यहाँ से एक रिलेशन लिख सकते हैं कि ओमेगा प्रिसीजन इज ओमेगा स्पिन बाई 2 एज साइन 30 इज 1/2। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, इसको मैं ऐसा भी लिख लेता हूँ कि ओमेगा स्पिन इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा प्रिसीजन। तो एक रिलेशन तो मेरे पास आ चुका है, और अगर इस रिलेशन को
आप टाइम पीरियड निकालना चाहो तो पहला ऑप्शन तो एक तरह से आपको मिल गया, बिकॉज ओमेगा स्पिन और ओमेगा प्रिसीजन के बीच का रिलेशन मिल गया, तो टाइम पीरियड के बीच का भी रिलेशन मिल गया। बिकॉज टाइम पीरियड अगर आप प्रिसीजन का देखें तो आप इसको लिखोगे 2 पाई बाय ओमेगा प्रिसीजन, और टाइम पीरियड अगर आप स्पिन का देखो तो आप इसे लिखोगे 2 पाई बाय ओमेगा स्पिन। तो अगर हमें इस सवाल पे बोला गया है, अगर आप एक बार क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि मुझे वेलोसिटी चाहिए, टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए, पहले मुझे कोन की एक्सिस लेनी है फिर वर्टिकल लेनी, पहले कोन की एक्सिस लेनी है फिर वर्टिकल लेनी। तो बोलने का मतलब ये है कि मुझे चाहिए टी स्पिन बाय टी प्रिसीजन। तो बिल्कुल ठीक है, टी स्पिन बाय टी प्रिसीजन। तो ये अगर आप देखें तो आप बोल सकते हो ये हो जाएगा ओमेगा एस बाय, ये हो जाएगा ओमेगा पी बाय ओमेगा एस, और ओमेगा पी बाय ओमेगा एस की अगर वैल्यू देखें आप तो ये आपको 1/2 मिलता हुआ दिख रहा है। सो हाँ, ऑप्शन वन की अगर बात करें तो ऑप्शन वन वहां पर करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज हाँ ऐसा कुछ रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा ऑप्शन हुआ। और अगर मुझे ओमेगा प्रिसीजन मिल चुका है, सो ओमेगा नेट भी हम एक तरह से पता कर चुके हैं, बिकॉज दिस इज योर ओमेगा नेट। सो अगर हमें किसी तरह ओमेगा एस और ओमेगा पी मिल जाता है तो हम ओमेगा नेट की वैल्यू भी बहुत इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब अपन कोशिश करते हैं ओमेगा एस और ओमेगा पी की तरफ बढ़ने के लिए। तो आप सेम फिगर पे आओ, कोन के फिगर पे आओ एक बार फिर से, और इस फिगर पे आप ध्यान से अगर देखो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक्सिस हो गया, कोन का एक्सिस कुछ इस तरह से। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखने को मिल रही है कि कोन के एक्सिस पे जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये लाई कर रहा है ऑन स्पिन एक्सिस। ये स्पिन एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, और अगर ये स्पिन एक्सिस पे लाई कर रहा है तो स्पिन की वजह से इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अच्छा, बिकॉज ये स्पिन एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो स्पिन की वजह से कैसे वेलोसिटी हो सकता है इसके पास। अगर आपको इससे फॉर्मूला वगैरह से समझना है तो हाँ, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा आपके लिए फेमस फॉर्मूला है, और आप देख सकते हो ओमेगा आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वेलोसिटी के, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 0 है एक्सिस से, बिकॉज वो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो आप ऐसा मान सकते हो स्पिन की वजह से वेलोसिटी 0 है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के बाद जो भी वेलोसिटी है वो सिर्फ प्रिसीजन की वजह से, वो सिर्फ इस वाले प्रिसीजन की वजह से है। तो इस प्रिसीजन की वजह से ये पॉइंट कैसा मोशन कर रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो प्रिसीजन की वजह से ये एक सर्कल पे घूम रहा है। ठीक है, एक बहुत ऐसे बड़े से सर्कल पे घूम रहा है, और उस सर्कल का रेडियस अगर आप ध्यान से देखें तो उस सर्कल का रेडियस ये वाला डिस्टेंस ही है। तो किसी तरह ये डिस्टेंस मिल जाता है अगर हमें, तो मैं बोलूंगा कि हाँ हमारा काम आसान हो गया है, बिकॉज इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी इस पर। तो ये थीटा है, और तो अगर ये थीटा है तो हम इसे भी थीटा लिख लेंगे, और इस ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू लिखूं तो ये एच है अपना। तो बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं एच कॉस थीटा, और एक्स की वैल्यू मैं लिखूंगा एच विच इज √3 r and cos theta is √3/2। तो ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल रही है कुछ 3/2 r, x की वैल्यू मिल रही है 3/2 r। अच्छा, तो x की वैल्यू अगर 3/2 r मिल गई तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है ना, ये एक तरह से सर्कल पे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जैसा ही होगा, और ये v टेंजेंशियल को आप क्या लिख पाओगे, इस v टेंजेंशियल को आप लिख पाओगे x टाइम्स ऑफ ओमेगा प्रिसीजन। तो x टाइम्स ऑफ ओमेगा प्रिसीजन, तो इसकी v टेंजेंशियल को v बताया गया है सवाल में, तो v इज इक्वल्स टू x टाइप ऑफ ओमेगा प्रिसीजन। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा प्रिसीजन इज v बाय x, और x की वैल्यू यूज करेंगे जो हमने ऊपर फाइंड किया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v बाय 3r, और ऊपर आ जाएगा। सो ये मुझे कुछ मिल चुका है ओमेगा प्रिसीजन की बात, मतलब ये जिस ओमेगा से बॉडी ऐसा गोल घूम रहा है उसकी वैल्यू मिल चुकी है।
तो अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, स्पिन चाहिए, और इसको निकालने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज स्पिन इसका 2 टाइम्स है, हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। सो ओमेगा स्पिन जो है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा प्रिसीजन, मतलब 4/3 V बाय आर, 4/3 V बाय आर। सो ये मुझे मिल गया आपका ओमेगा स्पिन। और अगर ओमेगा स्पिन मिल चुका है तो आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से इस बात को समझिए कि हाँ, हमें अगर ओमेगा स्पिन मिल चुका है तो नेट ओमेगा भी ओमेगा स्पिन का कॉस कंपोनेंट ही था इस सवाल में, बिकॉज ऊपर के दो कैंसिल हो गए थे, तो ओमेगा स्पिन कॉस कंपोनेंट ही हमारा नेट ओमेगा था। सो यहाँ पर अगर नेट ओमेगा की बात करें तो मैं इसे लिख सकता हूँ ओमेगा स्पिन का साइन सॉरी कॉस कंपोनेंट। सो हम इसे लिखेंगे 4/3 V बाय आर, एंड दिस क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय √3/2। तो मतलब आप इसको कैंसिल वगैरह कर सकते हो, और आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये हो गया 2/√3r। तो ये आपका नेट ओमेगा है, और उसका डायरेक्शन है कुछ इस तरफ, नेट ओमेगा और डायरेक्शन है कुछ इस तरफ। और अगर अपन इसको ऑप्शन के साथ मैच करें, अगर हम इसे ऑप्शन के साथ मैच करें तो हाँ, हम देख सकते हैं 2/√3 V बाय आर, ऐसा ही कुछ हमारा ऑप्शन भी बोल रहा है। तो हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यस, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर अस। ठीक है, ये तो रही ऑप्शन की बात। अब मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये भी बता सकता हूँ कि अगर ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ठीक है, तो इसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन करता हुआ दिख रहा है, ये तो प्योर रोटेशन करता हुआ दिख रहा है। और अगर ये प्योर रोटेशन करता हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब क्या, ये आपका ऐसा कोन है, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, ये कोन है, इसी के अबाउट ऐसा फिक्स रोटेशन कर रहा है। और अगर इसके अबाउट फिक्स रोटेशन कर रहा है तो आप ऐसा मान सकते हो कि इस पॉइंट की वेलोसिटी और किस ओमेगा से घूम रहा है, आप ये बोल सकते हो ये कोन ऐसा घूम रहा है बिकॉज इसका ओमेगा स्पिन ऐसा आया है, तो ये ओमेगा नेट आया है। और अगर ये ओमेगा नेट आया है तो उसकी वजह से ये कुछ ऐसा घूम रहा है, और अगर ऐसा घूम रहा है तो आप समझ सकते हैं इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर मुझे लिखनी है तो एक बार लिख के देखते हैं, v आनी चाहिए, यहाँ पर भी v आनी चाहिए बिकॉज की वेलोसिटी v है। सो ठीक है, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, सब एक्सेस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लिया, और ये वाला तो हमें डिस्टेंस ऑलरेडी पता है कि ये h है। तो अगर इस ट्रायंगल पे मैं साइन थीटा लिखूं, सो साइन 30 विल बी दिस इज डिस्टेंस को y मान लिया हूं मैं, कुछ ये h है, तो y/h। सो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं y की वैल्यू h/2 है और h की वैल्यू है √3r/2। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये मुझे y की वैल्यू मिल गई। तो इसके अबाउट अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखना है तो ये नेट ओमेगा किससे घूम रहा है, ओमेगा नेट से घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, वो अपन कैसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं y टाइम्स ऑफ ओमेगा नेट। और y आपका आया √3/2r टाइम्स ऑफ ओमेगा नेट, और ओमेगा नेट हम ऊपर निकाल चुके हैं विच इज 2/√3 V बाय आर। सो अगर यहां से मैं देखूं तो आप कैंसिल वगैरह कर सकते हो, आर के टर्म्स को 2 2 √3 सब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v आनी चाहिए थी। और आप देख रहे हो कि इसकी वेलोसिटी यहाँ से भी v आ रही है, मतलब हाँ, हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन था, और इसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बट हाँ फिर भी अच्छा पॉइंट है, तो हम इसे समझ सकते हैं, बिकॉज आप इस क्वेश्चन को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ इस सवाल में। और अब मैं बात करूंगा, दो ऑप्शंस तो हमने देख लिए, अब अपन आते हैं तीसरे ऑप्शंस पर, जो कि है फ्रिक्शन के बारे में बात करना है। तो अगर इस पार्ट को अपन देखना चाहें तो मैं मान लो यहाँ पर हूँ, तो इसके पहले मैं इस बॉडी का थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास चाहता हूँ। ठीक है, इस बॉडी का मैं सेंटर ऑफ मास चाहता हूँ, बिकॉज अगर मुझे सेंटर ऑफ मास मिल जाता है तो मैं ये पता कर पाऊंगा कि किस पॉइंट पर फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं, ऐसा कुछ मैं पता कर, फ्रिक्शन चाहिए बिकॉज। तो अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन माना है और इसके अबाउट मैं लिख रहा हूँ, तो इसकी मास मैं लिख लूंगा, अगर कोन की मास लिखे, सो मास ऑफ कोन
मैं कुछ लिखूंगा ऐसा, मास ऑफ कोन इज डेंसिटी इंटू 1/3 पाई r² और h इज अगेन √3r। और मास ऑफ हेमिस्फीयर अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा डेंसिटी टाइम्स ऑफ 2/3 पाई r³ 2/3 पाई r³। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको ये बात पता होगा कि सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ से h/4 डिस्टेंस पे लाई करेगा, और हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ से 3r/8 डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर मुझे इसको ओरिजिन मानते हुए XCOM लिखा तो मैं लिखूंगा M1x1। सो इसको थोड़ा और प्रॉपरली अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1/√3 ρ/r³। सो M1 विच इज 1/√3 ρ/r³। और इसका जो x है वो देख सकते हो लेफ्ट साइड है तो माइनस ले लेते हैं, -h/4, तो 3√3r/4। साथ में ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, प्लस M2x2 विच इज रो 2/3 पाई r³। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके सेंटर ऑफ मास से 3r/8। और यहाँ पर आप M1 प्लस M2 नीचे लिखो, ये XCOM का कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेगा मुझे। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो √3 के टर्म कैंसिल हो रहे हैं, और 4 यहाँ पर एक 4 का टर्म बच रहा है, यहाँ पर भी 3 कैंसिल हो रहा है और एक 4 का टर्म बच रहा है। तो आप ऐसा पा रहे हो कि ये टर्म ओवरऑल 0 हो जा रहा है, ये टर्म ओवरऑल 0 हो जा रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये पॉइंट ही हमारा सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम, ये पॉइंट ही मेरा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। चलो, बिल्कुल सही बात है। अगर ये पॉइंट मुझे सेंटर ऑफ मास की तरह दिख गया तो अब अपन इस बॉडी का FBD बना सकते हैं, बिकॉज मुझे इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता है। तो अगर ऐसा है तो अब इसके FBD को ध्यान से देखेंगे, इसके FBD को ध्यान से देखेंगे, और इस FBD पे अपन ऐसा पाएंगे कि ये सेंटर ऑफ मास है। तो मैं अब इस कोन का डायग्राम या फिर इस पूरे टॉप का डायग्राम बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे ही बैठ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ऑब्जर्विंग पॉइंट मेरा कुछ यहाँ पर ही है, मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ के देख। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहा हूँ तो मुझे इसका स्पिन वाला पार्ट हो सकता है कि दिख जाए, बट आपको यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं प्रिसीजन तो इसको नहीं दिख रहा है। अगर आप उसके सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ गए तो उसके अबाउट बॉडी ऐसा जो प्रिसाइज मोशन कर रहा है प्रिसीजन का, वो मोशन आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ऑब्जर्वर है, आप ये बात को थोड़ा ध्यान से देखो कि ये जो ऑब्जर्वर है ये एक सर्कल पे है। बिल्कुल, अगर ग्राउंड से देखिए तो ये ऑब्जर्वर सर्कल पे है। तो अगर ये ऑब्जर्वर सर्कल पे है तो अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आप देखो ये अगर एक सर्कल पे है ऑब्जर्वर, तो इस सर्कल पे इसका रेडियस ये वही एक्स जैसा आ रहा है, बिकॉज हमने इसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाला था, तो ये एक्स जैसा आ रहा है। तो ये एक्स रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, तो इसके पास अंदर की तरफ एक ए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, बिल्कुल ये सर्कल पे घूम रहा है तो इसके पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। मतलब ये जो ऑब्जर्वर है ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम पे है। तो अगर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम पे है तो ये एक सूडो फोर्स लगाएगा, और वो सूडो फोर्स क्या होगा, मास ऑफ, हम किस पे लगा रहे हैं सूडो फोर्स, टॉप पे लगा रहे हैं, तो मास ऑफ टॉप इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे एक्सेलरेशन के। तो ये हो गया हमारे सूडो फोर्स का मैग्नेट। सो एक्सेलरेशन अगर इसका देखो मैं इसका, तो मैं ये इस टर्म को लिख सकता हूँ ω p² टाइम्स ऑफ एक्स। तो अगर मैं सूडो फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखूं तो ये बन रहा है कुछ m ω p। अच्छा, ω p की वैल्यू लिखते हैं। ω p की वैल्यू हमने कुछ निकाला था 2v/3r। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4v² / 9r²। और x की वैल्यू हमने फाइंड की थी विच इज 3/2r। सो ठीक है, यहाँ पर यूज कर लेते हैं 3/2r। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे ये टर्म देखने को मिल रहा है विच इज
ठीक है, तो मुझे शूडो फोर्स की वैल्यू मिल रही है, ये 1 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। सो ये कुछ 2/3 mv² r ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ये मेरा शूडो फोर्स हो रहा है, ये मेरा शूडो फोर्स हो रहा है विच इज 2/3 mv²/r। तो क्या ये शूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है? नहीं, ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो फोर्स है ना, आपको एक्चुअल में अगर लगता है, बिकॉज मैं मुझे ऐसा लगता है सारे बच्चे इसे सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, बट नहीं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपके जो रोटेटरी फ्रेम में जो भी सेंट्रीफ्यूगल, कोरियोलिस फोर्स, यूलर फोर्स, जितने भी एक्स्ट्रा शूडो फोर्सेज आते हैं, वो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वो फोर्सेस आपको लगाने कैसे हैं, मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल नहीं बोल सकता। अगर मैं इस जगह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। मैं यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहा होता और इसके साथ घूम रहा होता तो मैं एक बार इसे सेंट्रीफ्यूगल का नाम दूंगा। ठीक है, अगर मैं इस जगह से ऑब्जर्व करता बीच वाले पार्ट से, तो एक फोर्स मेरा सेंट्रीफ्यूगल का बनता, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल भी आता और एक ये ऑब्जर्वर घूम रहा है सर्कल पे वो भी आता। तो सेंट्रीफ्यूगल अगर मैं आपको बताऊं तो वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो होता है ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर और नेगेटिव साइन के साथ होता है। सो यहाँ पर अगर आप उसको देखोगे तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं इस बीच वाले पॉइंट से देखूंगा तो ये बीच वाला पॉइंट एक सर्कल पे, अगर यहाँ से देखूंगा तो इसके कारण जो शूडो बनेगा वो इसका हाफ बनेगा, और साथ में यहाँ पर पोजीशन होने के कारण सेंटर ऑफ मास का एक आर x/2 डिस्टेंस दूर होगा इस सर्कल पे। तो अगर ये x/2 डिस्टेंस दूर होगा सर्कल पे, अगर मैं इसके जस्ट ये वाले पॉइंट से ऐसा बोल रहा हूँ बीच में बिल्कुल x/2 पे अगर मैं बैठ के देख रहा हूँ, तो x/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास इससे डिस्टेंस होगा, तो फिर वहां पर एक टर्म बनेगा ओमेगा स्क्वायर, हाँ x/2 का एक और टर्म बनेगा, और दोनों ऐड होके आपको सेम शूडो फोर्स देंगे विच इज 2/3 mv²/r। तो हाँ ठीक है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा। अभी आप इसको यहाँ पर ही छोड़ते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इसके हिसाब से ये मेरा शूडो फोर्स हो गया। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये हिंज नहीं है, ये कहीं सवाल में बोला नहीं गया कि ये हिंज है। तो हिंज अगर नहीं है तो इस बॉडी पे जो शूडो फोर्स लग रहा है, जो कि इस डायरेक्शन पे लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक फोर्स बचता है, और वो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ये शूडो फोर्स आया है ना आपके पास, वैसा ही फोर्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू बोलनी है तो मैं इसे लिखूंगा mv²/2/3 mv², which is equals to the pseudo force. So this is the answer to the part of frictional force. तो एक बार चेक करते हैं ऑप्शन पे। तो 2/3 mv²/r जो ऑप्शन सी है वो भी हमारा करेक्ट होता है यहाँ पे। तो अगर ऑप्शन टिक करें तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन ए, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। एक अच्छा सवाल था, अच्छा कंसेप्चुअल सवाल था। हाँ, आप आंसर ले आओगे, बट आप इसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन से खुश होगे जरूर वीडियो देखने के बाद। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, बी विथ मी।